इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी की। अभी बीजेपी सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है, तो उसी संबंध में ये वीडियो देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर देश भर की जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम है उन सभी के वीडियो हैं, चाहे वो शेयर मार्केट को रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ को लेकर हो, चाहे एसबीआई जो बैंक है उसकी सारी स्कीम्स हो, पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम हो, एलआईसी की सारी स्कीम हो, आपका सीनियर सिटीजन स्कीम हो, आपका पीपीएफ स्कीम हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, सबके वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है और वो भी गूगल के बेस्ट वीडियो, और जिसमें एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा और सबसे बिगेस्ट वीडियो भी मेरे ही चैनल पर आपको मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट को। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस वीडियो। मैं आपको पता है अपने सभी वीडियो जनरली क्वेश्चंस फॉर्म में लाता हूं ऐसे, तो हम ये सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसमें 1 बाय 1 करके। 9 क्वेश्चन तो ये देखेंगे हम, ठीक है, और फिर हम ये इसमें देखने वाले हैं ये कुछ क्वेश्चंस और। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं, कोशिश करूंगा कोई भी गलती ना हो। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपीएस स्कीम क्या है, बेसिक जानकारी इसी की देख लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस इज ए पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 अगस्त 2024 ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सबसे पहले बता दूं, यह योजना भारत सरकार की है, केंद्रीय कर्मचारियों की लागू की गई है। 24 अगस्त 2024 को यह घोषणा की गई है यूपीएस स्कीम की, और ये पेंशन कम इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि हम जो भी पैसा देंगे वो इन्वेस्ट होगा और उसके बेस पे ही फिर गवर्नमेंट हमें पेंशन देने वाली है, ठीक है। द यूपीएस स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस स्कीम लागू हो जाएगी। द स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो अडॉप्ट दिस स्कीम, और देश में कोई भी राज्य सरकार अगर यूपीएस स्कीम लागू करना चाहती है तो वो कर सकती है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूपीएस। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उसने यूपीएस स्कीम घोषणा कर दी है कि वो भी लागू करेगी। लॉन्च बाद में करेगी, लेकिन अभी घोषणा कर दी है कि हम अडॉप्ट करने वाले हैं केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को। तो चलते हैं आगे। अब हु आर एलिजिबल फॉर यूपीएस, अब देख लेते हैं इस स्कीम के लिए या इस पेंशन के लिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। पहला नंबर, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु ज्वाइंड द सर्विस आफ्टर अप्रैल 1, 2004 कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द एनपीएस। जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं जो 1 अप्रैल 2004 से समस्त कर्मचारियों के पास एनपीएस है, उन सबको यूपीएस मिल सकती है। समझ में आ रहा है? जितने भी एनपीएस के कर्मचारी है उन सभी को यूपीएस मिल सकती है। पहली बात, ऑल एनपीएस सब्सक्राइबर्स कैन चूज बिटवीन द 2 स्कीम्स एनपीएस एंड यूपीएस। यहां ऑप्शन दिया गया है कि एनपीएस के कर्मचारी जो हैं वो चाहे तो अपने पास एनपीएस रख लें या चाहे तो वो यूपीएस पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। एम्प्लॉइज हैव ओनली 1 चांस टू चेंज फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, दैट इज फाइनल। केवल एक ही मौका मिलेगा एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने का। एक बार अगर आपने यूपीएस चयन कर लिया तो फिर दोबारा से आपको कभी भी एनपीएस नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखना। एक ही मौका मिलेगा चेंज करने का। इट मीन्स एरियर्स फॉर पास्ट सर्विस पीरियड विल बी, ये मीन नहीं है, विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज। जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, हो चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ जिनके पास अभी जो करंट में जॉब कर रहे हैं वो भी यूपीएस ले सकते हैं, और जो रिटायर हो गए वो भी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं, और उन्हें क्या मिल जाएगा, जो भी उनका बैलेंस है उसमें उसको एरियर मिल जाएगा। जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर्ड हो चुके हैं और वो यूपीएस में शिफ्ट करना चाहते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट से संपर्क करना। कब? अभी नहीं, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी वो, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद लागू होने के बाद इनको क्या मिल जाएगा, एरियर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम हु आर एलिजिबल फॉर यूपीएस का ही सेकंड पॉइंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस आर एलिजिबल फॉर ए फिक्स्ड पेंशन अमाउंट। ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारी जिनकी सर्विस 10 साल हो चुकी है वही यूपीएस के हकदार होंगे। ध्यान रखना, जिनका सेवा काल 10 साल का होगा केवल वही यूपीएस के हकदार होंगे, उन्हें ही यूपीएस पेंशन मिलेगी।
तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 25 years ऑफ सर्विस आर एलिजिबल टू रिसीव ए परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज बेसिक पे एज ए पेंशन। और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस 25 साल हो चुकी है उन्हें गवर्नमेंट बेसिक पेंशन देगी। कितनी देगी इसकी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिनकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है उन सबको एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बेसिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक, अभी हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक है जो आपको बताना बहुत जरूरी है, जो गड़बड़ हो जाती है। डियरनेस अलाउंस वर्सेस डियरनेस रिलीफ, ये क्या होता है? ये आपने अब नया वर्ड सुना होगा, अभी पेंशन का मुद्दा छाया हुआ है तो हमारे एनपीएस के कर्मचारी इस चीज को नहीं जानते कि डीआर या डियरनेस रिलीफ क्या होती है। वो डीए को तो जानते हैं लेकिन इस डीआर को नहीं जानते, तो मैं क्लियर कर देता हूं। अब द मेन डिफरेंस बिटवीन डियरनेस अलाउंस डीए एंड डियरनेस रिलीफ डीआर इज हु रिसीव्स देम। डीए इज फॉर सर्विंग एम्प्लॉइज वाइल डीआर इज फॉर पेंशनर्स। डीए तो होता है जो कर्मचारी वर्तमान में काम कर रहा है उनके लिए डीए जारी किया जाता है, डियरनेस अलाउंस भारत सरकार के द्वारा। और जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, पेंशन भोगी है, उनके लिए रिलीज किया जाता है डियरनेस रिलीफ डीआर। क्लियर है? तो जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पेंशनर्स हैं, उन्हें डीआर दिया जाता है। जो अभी काम कर रहे हैं कर्मचारी, अभी करंट में एम्प्लॉई है, उन्हें डीए दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, डीए इज ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ एन एम्प्लॉइज बेसिक पे सैलरी वाइल पेंशनर्स रिसीव ए डीआर ऑन द बेसिक पेंशन ओनली। डीए का जो कैलकुलेशन होता है वो आपकी बेसिक पे होता है, जो आपकी बेसिक पे सैलरी होती है ना उसके ऊपर डीए दिया जाता है। लेकिन ध्यान देना, जो डीआर की कैलकुलेशन है, क्योंकि बेसिक पे तो कुछ होता ही नहीं आपका, तो जो डीआर की कैलकुलेशन है वो आपकी सैलरी पे नहीं होती, बल्कि जो आपको पेंशन मिलने वाली है उस बेसिक पेंशन पर उसकी कैलकुलेशन होती है डियरनेस रिलीफ की। क्लियर कर रहा हूं मैं? बेसिक पे सैलरी पर आपको डीए दिया जाएगा, जबकि जो आपकी पेंशन बन रही है बेसिक पेंशन, उसके ऊपर डीआर दिया जाता है, डियरनेस रिलीफ। क्लियर है? फिर आगे आता है, हाँ दोनों का परसेंटेज रेट सेम है लेकिन कैलकुलेशन में अंतर आता है। जैसे मान लीजिए डीए 50% है तो डीआर भी 50% हो गया, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है ये तो बेसिक पे कैलकुलेशन होगा 50%, जबकि ये बेसिक पेंशन पे होगा 50%। दोनों में अंतर आएगा कैलकुलेशन में, है ना? ये ध्यान रखना, हम अभी देखेंगे इसको। आगे देखते हैं, डीए एंड डीआर आर रिवाइज्ड ट्वाइस ए ईयर इन जनवरी एंड जुलाई रेस्पेक्टिवली। डीए और डीआर दोनों की ही कैलकुलेशन एक साल में 2 बार की जाती है, जनवरी और जुलाई में। बट डीए एंड डीआर आर नॉर्मली डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च एंड सितंबर। कैलकुलेशन तो होती है जनवरी और जुलाई से, लेकिन इसे जो लागू किया जाता है, जो इसको डिक्लेयर किया जाता है, वो मार्च और सितंबर के महीने में जनरली किया जाता है। तो फिर जुलाई और जो अगस्त है उसका, साथ में जनवरी और फरवरी का क्या दे दिया जाता है? डीए। मान लीजिए मार्च में घोषणा की तो जनवरी फरवरी का आपको क्या मिल जाएगा? एरियर। और अगर सितंबर में घोषणा की तो जुलाई और अगस्त का क्या मिल जाएगा आपको? एरियर। इस तरह से होता है ना? ये हो गया हमारा डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेट बेसिक जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूपीएस स्कीम बेनिफिट्स देख लेते हैं। नंबर 1, इसमें 3 तरह की आपके पेंशन मिलने वाली है। यूपीएस स्कीम में आपको कितने तरह की पेंशन मिलने वाली है? 3 तरह की। तो हम तीनों को देख लेते हैं ना। पहला, अशोर्ड मिनिमम पेंशन। अशोर्ड मिनिमम पेंशन का मतलब है कि ऐसी पेंशन कि इससे कम आपको पेंशन मिलेगी ही नहीं। लेकिन किसको मिलेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एन एम्प्लॉय विद एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस विल रिसीव ₹10,000 पर मंथ अपॉन सुपर एन्यूएशन। जब भी कर्मचारी का सुपर एन्यूएशन होगा तब उसे, अगर उसकी जॉब 10 साल की हो चुकी है, अगर उसकी सर्विस के उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं और उसका सुपर एन्यूएशन हो गया है, तो उसे 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, इट मीन्स ही विल नॉट गेट एनी पेंशन इफ हिज सर्विस इज लेस देन 10 years। अगर उसकी जॉब 10 साल से कम है, अगर उसकी सर्विस 10 साल से कम है, तो भारत सरकार उसे कोई पेंशन नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, ही विल आल्सो नॉट गेट ए पेंशन बिफोर सुपर एन्यूएशन दैट इज 60 years। भारत में सुपर एन्यूएशन की डेट जनरली जो ईयर्स होते हैं वो 60 years होते हैं। इसका मतलब अगर आपका 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो गया, वो सुपर एन्यूएशन हो गया, या 55 साल की उम्र में आपने रिटायर ले लिया, मान लीजिए वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, कुछ भी ले लिया,
लेकिन आपको पेंशन कब मिलेगी? सुपर एन्युएशन, क्योंकि इन्होंने क्लोज दे दिया है ये वाला, सुपर एन्युएशन के बाद आपको पेंशन मिलेगी, ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए आपने पहले आपका रिटायरमेंट हो गया है तो आपको उस वक्त ये 10,000 पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि कब मिलेगी? सुपर एन्युएशन के बाद, है ना। ये चीज और बारीक है, हो सकता है बाद में गवर्नमेंट इसको सुधार करे, है ना। फिर नंबर 2 देखते हैं हम लोग, अश्योर्ड पेंशन प्लस एक्स्ट्रा डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन। इसमें आपको अश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी और साथ में जो डियरनेस रिलीफ है जो पेंशन के ऊपर बेस होता है वो भी दिया जाएगा। तो देखते हैं, 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 months प्रायर टू सुपर एन्युएशन फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years। ऐसे कर्मचारी जिनकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है, क्वालिफाइंग सर्विस हो चुकी है 25 साल की, उनका जब सुपर एन्युएशन होता है तो उन्हें लास्ट 12 months, लास्ट जो 12 मंथ है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अब आप इस चीज को नहीं समझेंगे, मैं इसको आपको अभी एक्सेल में लेके जाऊंगा और डाटा दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। आप अभी इतना समझिए, है ना। फिर आगे देखिए, बेसिक सैलरी चेंज एवरी ईयर जुलाई एंड ऑन प्रमोशन। हम सभी जानते हैं बेसिक सैलरी जुलाई में भी चेंज होती है, हमारा इंक्रीमेंट लगता है 3% और प्रमोशन पे भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी लेने से क्या होता है, थोड़ा सा हमें नुकसान हो जाता है। एवरेज सैलरी लेने से क्या हो रहा है, नुकसान, क्योंकि 12 मंथ की एवरेज सैलरी कम होगी निश्चित रूप से, किससे? जो हमारी अभी लास्ट मंथ की बेसिक पे थी उससे तो निश्चित रूप से कम ही होगी वो, है ना, इसलिए नुकसान हो जाता है। आगे, प्रोपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज विद शॉर्टर सर्विस पीरियड 10 years to 25 years। जिनकी सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है उन्हें प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगी। 25 साल वालों को तो कितना मिल रहा है, 50% पेंशन, लेकिन जिनकी सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है उन्हें कौन सी पेंशन दी जाएगी? प्रोपोर्शनेट पेंशन। तो अब हम चलते हैं इसको एक्सेल में समझने के लिए, क्योंकि वहीं पर आपको इसको समझ में आएगा, ठीक है। तो चले एक्सेल में। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे एक्सेल में। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ है, देखिए, सिंस द पेंशन अमाउंट फॉर 25 years इज 50%। 25 साल कोई कर्मचारी काम करता है तो उसे कितनी पेंशन मिल रही है? 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। 25 साल वाले को कितनी मिल रही है? 50%। सो फॉर एवरी 1 year द पेंशन अमाउंट इज 2%। कैसे निकला? 50/25 ऑफ द बेसिक सैलरी। सिंपल सी बात, 25 साल काम करेगा तो उसे 50% सैलरी मिलेगी, तो जो 1 साल काम करेगा तो उसे कितने परसेंट सैलरी मिलेगी? 2%। जो 1 वर्ष काम करेगा उसे कितने परसेंट सैलरी मिलेगी? 2%। लेकिन ध्यान रखना, उसकी जॉब 10 साल से ऊपर होनी चाहिए, 10 या 10 से ऊपर, है ना, ठीक है। तो जिसकी से अब देख लीजिए, हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये ईयर है, कितने साल आपने जॉब की है, किसी ने मान लीजिए 10 साल जॉब की है, किसी ने 20 साल जॉब की है, किसी ने 25 साल। इसको हम 2 से गुणा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1 साल के बदले में उसे 2% पेंशन मिलती है, तो 10 साल के बदले में उसे 2 गुना यानी कि 20% पेंशन मिलेगी। लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज बेसिक पे मान लीजिए हमने सपोज कर लीजिए 1 लाख रुपए। कितना है? लास्ट 12 महीने की आपकी एवरेज बेसिक पे, जो बेसिक पे होती है ना, उसका एवरेज हम निकालेंगे 12 महीने का, तो सपोज कीजिए वो आया 1 लाख रुपए। तो पेंशन कितनी बनी आपकी? 1 लाख का कितना? 20%। 1 लाख का 20% आपकी पेंशन बनी, तो वो कितनी हुई? 20,000, ठीक है। तो इस तरह से 1 लाख का 20% आपके 20,000 की पेंशन बनेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1 लाख 20,000 आपकी पेंशन बन गई, ठीक है। इफ डियरनेस रिलीफ डीआर रेट ऑफ बेसिक पे इज 30%। हमने इस पूरे अपने कैलकुलेशन में, हम जो ये पूरा वीडियो बना रहे हैं उसमें हमने डीआर की जो रेट मानी है वो कितनी मानी है? मैं रिपीट कर दूं, हमने मानी है 30%। हर जगह हम जो डीआर की रेट लेने वाले हैं वो 30% लेने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 30%, ये पेंशन बनी 20,000, 20,000 का 30% कितना हुआ? 6,000 आपको डीए मिलेगा। आपकी पेंशन टोटल जो आपकी लास्ट बेसिक पे थी 1 लाख का 20% हमने निकाला, 20,000 तो आपकी पेंशन बनी, और इस 20,000 पे आपको 30% क्या दिया जाएगा? डीआर, डियरनेस रिलीफ, तो वो बनेगा 6,000। तो इन दोनों को जोड़ो, 20,000 प्लस 6,000, 26,000 आपकी टोटल पेंशन मिली अगर कोई कर्मचारी 10 साल काम करता है। अगर कोई कर्मचारी 25 साल काम करता है तो 2 गुना 25 दुना 50% उसको पेंशन मिलेगी। 1 लाख का 50% कितना हुआ? 50,000 की पेंशन, उसका 30% और निकालो। 50,000 का 30% कितना होता है? 3 पंजे 15, 15,000 रुपए। दोनों को जोड़ा 50,000 और 15,000 को, तो अमाउंट आया 65,000। तो इस तरह से आपकी 65,000 की पेंशन बनेगी। अब मैं यहां आपको क्लियर कर दूं,
हमारे देश में हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी लगभग 2.5 गुना बढ़ती है। कैसे सर? एक साल में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ती है। 2 बार तो डीए से बढ़ती है, डियरनेस अलाउंस लगता है, और 1 बार आपकी बढ़ती है इंक्रीमेंट से 3%। तो मान लीजिए अगर 4% भी आप लगाएं कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा 2 बार, तो 8% तो वो, और 3% आपकी बेसिक बढ़ेगी इंक्रीमेंट, तो 8 और 3 11% आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है। तो 10 साल में 110% तो वो वैसे ही बढ़ जाएगी, यानी कि दुगनी तो वैसे ही हो गई। लेकिन यहां पे जो चीज है वो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पे कमीशन भी लगता है। जो लोग 10 साल काम कर चुके हैं अभी तक, उनको ध्यान होगा कि उनकी 10 साल पहले सैलरी 2013 के आसपास लगभग आज की सैलरी की 2.5 गुना कम थी, यानी कि उस सैलरी से 2.5 गुना सैलरी आपकी बढ़ गई है आज की तारीख में। ठीक है, मैं ग्रोस की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रोस में तो 3 गुना बढ़ गई है, समझ लो एक तरह से ग्रोस में तो 3 गुना बढ़ गई है, और बेसिक में आपकी बढ़ गई है, बेसिक में भी 3 गुना बढ़ गई। हाँ, 3 गुना बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है 10 साल में पे कमीशन लगने के कारण, और हर साल 3 बार जो ये आपकी सैलरी बढ़ती है उसके कारण। तो अगर किसी की सैलरी आज 1 लाख रुपए है, तो ये बात तय है कि 10 साल बाद उसकी 2 लाख रुपए हो जाएगी सैलरी, और उसके 10 साल बाद 2 की 4 लाख रुपए हो जाएगी सैलरी। ये मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप अपने जो भी लोग 2013 में काम कर चुके हैं वो अपनी सैलरी उठा के देख लेना, उस सैलरी, वो टोटल सैलरी और आज की सैलरी आपको 3 गुना मिल जाएगी। ठीक है, तो अगले 10 साल बाद आपकी दुगना 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, और उसके अगले 10 साल में आपका 2 गुना 2 का 4 लाख हो जाएगा। तो अगर किसी की, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 साल काम किया और उसकी सैलरी 4 लाख रुपए हो गई सपोज कीजिए, तो उसको कितना मिलेगा पेंशन? उसको पेंशन अमाउंट बनेगा उसका 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख रुपया। 2 लाख रुपए तो उसकी पेंशन बनेगी। पेंशन अमाउंट किसका? 50%, क्योंकि 25 साल काम करेगा तो उसकी 50% पेंशन बनेगी। और सैलरी है उसकी बेसिक पे 4 लाख नहीं होगी, यहां कम होगी बेसिक पे, क्योंकि ये तो टोटल सैलरी है। तो मान लीजिए बेसिक पे हम 4 लाख से हटाकर इसको 2 लाख कर देते हैं, क्योंकि बेसिक पे हमेशा टोटल सैलरी की लगभग आधी होती है ना, इसलिए मैंने इसको 2 लाख कर दिया। तो 2 लाख का 50% कितना हुआ? 2 लाख का 50% पेंशन अमाउंट बना हमारा 1 लाख रुपया। और इस 1 लाख पर आप 30% मान लीजिए डीआर की रेट चल रही है, डियरनेस रिलीफ की, तो 30,000, तो 1,30,000 रुपए, यानी कि 1,30,000 रुपए आपको उस समय प्रति माह पेंशन मिलेगी भारत सरकार के द्वारा। कितनी? 1,30,000 रुपए। अगर आपकी बेसिक पे 2 लाख रुपए हुई तो यहां पर सारा खेल बेसिक पे का है, जितनी ज्यादा बेसिक पे उतनी ही ज्यादा आपकी पेंशन। तो अगर 2 लाख होती है तो 1,30,000, और अगर 1 लाख होगी बेसिक पे तो 26,000 बेसिक पेंशन बनेगी, है ना। और उससे कम होगी, मान लीजिए किसी की 50,000 ही बेसिक पे हुई, मान लीजिए अभी किसी की 20,000 चल रही है, तो 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 के आसपास मान लीजिए कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी बेसिक पे 80 के आसपास होगी, तो उनको पेंशन कितनी मिलेगी? मान लीजिए लगभग 20,800 रुपए प्रति माह उस वक्त। ये ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन जो बता रहा हूं, है ना। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, हमने देखा क्या अशोर्ड पेंशन 50% कैसे बनती है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो पर। तो आपने देख लिया प्रोपोर्शनेट पेंशन कैसे मिलती है, 10 साल से लेके 25 साल वालों की जो सर्विस हो चुकी है उन्हें कैसे कैसे पेंशन मिलेगी, हमने देख लिया, है ना, सैंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट, अशोर्ड फैमिली पेंशन। इन केस ऑफ द पेंशनर्स डेथ, 60% ऑफ द पेंशन इमीडिएटली बिफोर द रिटायरीज डिमाइस विल बी गिवन टू हर हिज स्पाउस। यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसको मिलने वाली पेंशन, ध्यान रखना उसकी बेसिक पे की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मिलने वाली पेंशन का 60% पेंशन किसको दिया जाएगा? उसके स्पाउस को, पति या पत्नी को, है ना, जो भी है उसका स्पाउस, उसको ये पेंशन दी जाएगी। चौथा पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। द एम्प्लॉइज will contribute 10% of their monthly emoluments, basic plus DA, to the pension fund, whereas the government will contribute now 18.5% instead of 14%. हम सभी जानते हैं एनपीएस में हम 10% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेसिक और डीए का। गवर्नमेंट 14% कर रही थी, गवर्नमेंट अपने शेयर को बढ़ाकर 14% से 18.5% करने वाली है, और कर्मचारियों का जो 10% है वो ऐसे के ऐसे 10% ही रहेगा। खास बात, ये जो 18.5% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, वो हमारा कभी भी नहीं रहेगा। इस चीज का प्रयोग गवर्नमेंट किस में करने वाली है? पेंशन देने के लिए। ठीक है,
अब हम इसको समझने वाले हैं, किसको, अश्योर्ड फैमिली पेंशन को, किससे, एक्सेल से समझेंगे। तो चलते हैं हम एक्सेल पर। तो फ्रेंड्स यहां तक तो हम कर चुके थे, ये वाला सेक्शन यहां से लेके यहां तक हमने समझ लिया था। अब हम यहां समझेंगे फैमिली पेंशन कैलकुलेशन। ये है हमारा फैमिली पेंशन कैलकुलेशन। हमने यहां पे देखिए, किसी की 10 साल की जॉब थी तो उसको 20% पेंशन मिल रही थी। उसका बेसिक पे कितना था, मान लीजिए लास्ट 12 मंथ का 1 लाख था हमने माना था, तो उसकी पेंशन कितनी बनी थी, 20,000। ये नहीं, ये टोटल पेंशन अमाउंट है, इसमें डीए जुड़ा हुआ है। असली पेंशन तो ये है, ध्यान रखना, असली पेंशन ये है। तो इस पेंशन का 60%, अश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% ऑफ द पेंशन, तो इस पेंशन का 60% किसको मिलेगा, उसकी फैमिली को, जिस कर्मचारी की डेथ हो गई है उसकी फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो 20,000 का 60%, 6 दूनी 12, 12,000 हो गया, ठीक है। और इस 12,000 पे ध्यान देना, इस 12,000 पे 30% हमने डीआर माना है, तो इसका 30% और निकालो, 12 36, ये 3600 रुपए आ गए। तो 12,000 प्लस 3600 बराबर 15,600 रुपए उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी प्रति माह। किसी की जॉब 25 साल की है तो उसे 50% पेंशन मिलेगी। 1 लाख का 50,000 हो जाता है, 50%। अब इस 50,000 का क्या निकालेंगे आप, 60%। 50,000 का क्या निकालेंगे, 60%। तो ये आपके फैमिली को मिलने वाली पेंशन आ गई कितनी, 30,000। और इसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, फैमिली को डियरनेस रिलीफ, 9,000 रुपए की डियरनेस रिलीफ मिलेगी 30% के हिसाब से। तो 30,000 प्लस 9,000, 39,000 रुपए आपके फैमिली को पेंशन दी जाएगी। कर्मचारी की डेथ के बाद ये पेंशन किसको मिलेगी, फैमिली को। ध्यान रखना, असली पेंशन ये है और असली पेंशन ये है। ये फैमिली को मिलने वाली पेंशन है, ये कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन है। इसके ऊपर जो डीआर मिलेगा वो एक्स्ट्रा है, तब जोड़कर टोटल एम्प्लॉय पेंशन बनी, और ऐसे ही इधर डीआर जोड़ा तब जाके ये टोटल फैमिली पेंशन बनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं वापिस से टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स हमने ये देख लिया अश्योर्ड फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम देखेंगे 5th पॉइंट, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन एंड अश्योर्ड फैमिली पेंशन। हमने देखा 3 प्रकार की पेंशन भारत सरकार दे रही है। कौन कौन सी, अश्योर्ड पेंशन दे रही है जो 50% है, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो कम से कम 10,000 की पेंशन मिलेगी आपको, अश्योर्ड फैमिली पेंशन जिसमें आपके परिवार को पेंशन मिलेगी अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो। द डियरनेस रिलीफ विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI IW सिमिलर टू सर्विस एम्प्लॉइज। जैसे डीए का कैलकुलेशन होता है, सेम डीआर का भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन डीए की रेट लगती है बेसिक पे, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, जबकि डीआर मिलता है आपको पेंशन के अमाउंट पर, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं हम 6ठा पॉइंट, लम सम पेमेंट। रिटायरीज विल रिसीव ए लम सम पेमेंट अलोंग विद देयर ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ सुपरएन्युएशन। ध्यान देना, हम सबको ग्रेचुइटी तो मिलेगी ही, चाहे आप एनपीएस के कर्मचारी हो, ओपीएस के कर्मचारी, हम सबको ग्रेचुइटी तो मिल ही रही है। लेकिन ग्रेचुइटी के साथ साथ भारत सरकार आपको यूपीएस स्कीम में क्या देगी, लमसम पेमेंट, ग्रेचुइटी के अलावा। मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा और गूगल का सबसे बेस्ट वीडियो ग्रेचुइटी पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जाके चेक करें, आपको अच्छा लगेगा। दिस पेमेंट विल बी इक्वल टू 1/10 ऑफ द मंथली इमोलमेंट्स पे प्लस डीए एज ऑन द सुपरएन्युएशन डेट फॉर एवरी 6 months ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। आपकी जितनी आपने सर्विस की है उसके प्रत्येक 6 माह कंप्लीट होने पर आपको सुपर एन्युएशन जब आपका होगा उस वक्त आपको पे प्लस बेसिक पे डीए, बेसिक पे जो है आपकी और डीए जो है उसका 1/10 आपको वो कैलकुलेशन करके क्या दिया जाएगा, लमसम अमाउंट। सर हमको तो समझ में नहीं आया, अभी आपको एक्सेल पे लेके चलता हूं फिर समझ में आएगा, ठीक है। इट विल नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अश्योर्ड पेंशन। ध्यान दे, ये लमसम पेमेंट आपके पेंशन में से नहीं दिया जाएगा, आपकी पेंशन उतनी आएगी जितनी मैं बता रहा हूं और उसी के अनुसार कैलकुलेट होगी। तो चलते हैं हम एक्सेल पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम लमसम पेमेंट देखने के लिए जो ग्रेचुइटी के अलावा मिलेगा। यहां इसको तालिका को देखने से पहले हम यहां कुछ चीजें स्पेशल देखेंगे। सबसे पहले ये पे प्लस डीए इन दोनों के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना। डीए है इस बार, डियरनेस रिलीफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लमसम पेमेंट डीए पे दिया जाएगा, डियरनेस रिलीफ पे नहीं, वो तो पेंशन वालों को मिलेगा ना, लेकिन यहां डीए पे कैलकुलेशन होगी लमसम पेमेंट की। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ सर्विस, एक साल में चूंकि 2 बार 6 माही आती है तो
ये 6 मंथ्स की जो सर्विस होगी उसको हम 1 साल में 2 मानेंगे, अभी मैं बता दूंगा ना थोड़ी देर में, रुको। और 1/10 की मल्टीप्लीकेशन होगी। तो इधर आओ आप समझने के लिए। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, किसी व्यक्ति को 10 साल हो गए काम करते हुए, तो हम इसे 2 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? कन्वर्ट इंटू 6 मंथ्स हाफ ईयर्स मल्टीप्लाई। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल में 2 बार 6 माही आती है, तो 10 साल में कितनी 6 माही होगी? 10 गुणा 2 बराबर 20 6 माही। हमने इसको क्या कर दिया? हमने इसको कर दिया 2 से गुना, और ये किस में बदल गई? कन्वर्टेड एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस ईयर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 साल में 2 6 माही होती है, इसलिए हम इसको 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 1 साल में 2 6 माही, तो 10 साल में कितनी 6 माही होगी? 10 गुणा 2 बराबर 20 6 माही। ऐसे आई है ये वाली टेबल। ठीक। फिर है लास्ट मंथ 12 मंथ्स एवरेज बेसिक पे, हमने मान लिया है 1 लाख रुपए बेसिक पे। इफ डियरनेस अलाउंस डीए रेट ऑफ बेसिक पे इज 30%, इस बार हम डीए मान रहे हैं, डियरनेस रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, डीए की। कितना माना हमने? डीए 30%। तो 1 लाख का 30% कितना हुआ? 30,000 रुपए। ठीक है, ये आपको डीए मिलेगा। तो टोटल इमोल्यूमेंट्स कितना हुआ कैलकुलेशन वाला? 1 लाख प्लस 30,000 बराबर 1,30,000 रुपए आपका बना। अब इस 1,30,000 रुपए पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला, इक्वल टू 1/10 गुणा टोटल हाफ ईयर्स गुणा टोटल इमोल्यूमेंट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1/10 गुणा टोटल हाफ ईयर्स गुणा टोटल इमोल्यूमेंट्स। तो कैसे निकलेगा देखो, एक आप कौन कौन सी गुणा करेंगे? 1/10 लिखना, फिर गुणा का चिन्ह लगाना, टोटल हाफ ईयर्स ये रहे 20। जैसे किसी की 10 साल की सर्विस हुई तो कितने हाफ ईयर्स हुए? 20। तो ये टोटल हाफ ईयर्स की जगह हमने क्या लिखा है? 20। फिर है टोटल इमोल्यूमेंट्स। कहा है टोटल इमोल्यूमेंट्स? ये वाला कोरम। तो 20 गुणा 1,30,000 गुणा 1/10, जब ये करेंगे तब आपके पास 2,60,000 रुपए का ये अमाउंट आएगा सारा का सारा। ये मिलेगा लमसम। ये भारत सरकार आपको क्या देगी? कैश में देगी रिटायरमेंट के वक्त, सुपर एन्युएशन के वक्त। ऐसे ही किसी की मान लीजिए 25 साल की जॉब हो गई सर्विस, तो उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितनी 6 माही आई? 50 6 माही आ गई, है ना। हमने उसको 6 माह में कन्वर्ट कर लिया तो 50 6 माही आई। 1 लाख का, है ना, 1 लाख हमारी क्या है? बेसिक पे है। इस पे 30% आप बेसिक निकालो, तो 1 लाख का 30% निकालो, 30,000 रुपया हुआ। तो टोटल कितना पेमेंट हुआ? देखो टोटल इमोल्यूमेंट कितना हुआ? 1 लाख प्लस 30,000 बराबर फिर से 1,30,000। अब फिर से वही सूत्र लगाओ, क्या? 1/10 गुणा टोटल हाफ ईयर्स 50 गुणा टोटल इमोल्यूमेंट्स 1,30,000, तो आपके पास आंसर आएगा 6,50,000। कैसे निकला? 1/10, फिर ये स्टार का मतलब है गुणा का चिन्ह, फिर आपको लिखना है 50 क्योंकि ये टोटल हाफ ईयर्स हो गए। फिर टोटल इमोल्यूमेंट्स के रूप में आपको ये लिखना है 1,30,000। कौन कौन सी टेबल यूज की मैंने? एक तो ये टेबल यूज की गुणा में, एक ये टेबल यूज की गुणा में, और एक मैंने यूज किया 1/10 को गुणा में। तब जाके हमारे पास कौन सी टेबल बनी? ये वाली टेबल। ये वाली टेबल हमारे पास बन के आ गई। तो इस तरीके से आपके पास लमसम पेमेंट आएगी। अब जितना ज्यादा बेसिक पे उतना ही ज्यादा आपका ये, मान लीजिए किसी का बेसिक पे 2 लाख है, ठीक है, तो उसको कितना मिलेगा? अगर 2 लाख बेसिक पे है तो आप इस केस में देख सकते हैं उसका जो डियरनेस अलाउंस है वो 60,000 बना, तो टोटल इमोल्यूमेंट्स कितना आया? 2,60,000। तो उसको कितना कैश मिलेगा? 13 लाख के आसपास उसे कैश दिया जाएगा लमसम पेमेंट के रूप। ठीक, तो ये हो गया हमारा लमसम पेमेंट वाला। अब हम फिर से वीडियो पर चलते हैं। तो ये आ गए हैं हम हमारे टॉपिक पे, वापस से आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं मेन प्रॉब्लम्स ऑफ यूपीएस स्कीम। कुछ इसमें सस्पेंशन है जो हमको पता नहीं चल रहा, अभी कुछ डाउट है, उसके बारे में सरकार कुछ क्लियर करेगी। मैं जो बताने जा रहा हूं ना तो वो हाँ है और ना वो ना है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए वो हाँ या ना दोनों ही नहीं है, लेकिन डाउट है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज नॉट क्लैरिफाइड अबाउट द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फंड। When and how much amount will the employee receive his contribution either partially or fully? हम जो 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिक पे प्लस डीए का हर साल एनपीएस के रूप में, उस फंड का क्या होगा? हमारे फंड का क्या वो हमें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा तो वो पार्शियली दिया जाएगा या फुली दिया जाएगा? इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सरकार अपनी तरफ से लमसम दे रही है हमें, लेकिन हमारा जो फंड है उसका क्या होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंड होने वाला है एनपीएस में। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा फंड है। जो सरकार दे रही है लमसम में वो कम है, ध्यान रखना,
और ये जो हमारा ये 10% जा रहा है, ये बहुत बड़ा फंड है। तो देखना है कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन हमको जो कर रहे हैं उसका मिलने वाला है, ये अभी सरकार क्लियर करेगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, तो मेरे हिसाब से उससे पहले क्लियर कर देगी। नंबर 2, इफ एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम द जॉब बिफोर 10 years देन व्हाट इज हिज पेंशन रूल्स। अगर कोई व्यक्ति 10 साल से पहले ही अगर रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सरकार तो कह रही है नहीं मिलेगी, तो फिर उसका क्या होगा? क्या उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है एनपीएस में 10%, वो उसको एनपीएस ही उसको मानकर उसके एनपीएस के अनुसार ट्रीट किया जाएगा या यूपीएस के अनुसार? क्योंकि उसने तो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, 10 साल, भले ही 9 साल काम किया उसने, लेकिन 9 साल तक उसने एनपीएस में 10% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया है। तो क्या उसे यूपीएस के अनुसार लाभ मिलेंगे या एनपीएस के अनुसार? क्योंकि यूपीएस में तो उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर क्या एनपीएस के अनुसार उसे लाभ देना पड़ेगा? तो यहां पे भी डाउट है, अभी क्लियर होना बाकी है। नंबर 3, नो एडवांसेज एंड पार्शियल विड्रॉल आर पॉसिबल। एनपीएस में तो आप अपने पैसे का पार्शियल विड्रॉल 25% कर सकते हो अपने पार्ट का, लेकिन यूपीएस में अभी तक क्लियर ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमारा फंड है। तो जब गवर्नमेंट ये मानेगी ना कि ये आपका फंड है, तब हमको अनुमति देगी कि हाँ भाई इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। ठीक। नंबर 4, 1/10 लमसम अमाउंट इज टैक्सेबल और नॉट। जो हमको लमसम अमाउंट मिलने वाला है 1/10, है ना, वो क्या टैक्सेबल है या नहीं है? जो हमको एक साथ जो गवर्नमेंट पैसा देगी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में भी अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया है। फिर अगला 5th पॉइंट, टैक्स बेनिफिट्स अंडर यूपीएस स्कीम 99% पॉसिबिलिटी जस्ट लाइक एनपीएस। जैसे कि एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे थे, मेरा मानना, ये मेरा पर्सनली मानना है कि यूपीएस में भी सारे टैक्स बेनिफिट्स गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि एनपीएस का ही अपग्रेड मॉडल है यूपीएस। तो एनपीएस की सारी विशेषताएं मेरे हिसाब से यूपीएस में आने वाली है, बल्कि उससे कुछ अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो ये टैक्स का बेनिफिट मुझे लगता है मिलेगा, बाकी गवर्नमेंट जाने, है ना। 6ठा नंबर, देयर इज नो टैक्स ऑन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 18.5% अंडर सेक्शन 80 CC-D2 डिडक्शन। जहां तक मैं जानता हूं कि जो सरकार 18.5% कंट्रीब्यूशन करेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 7th, देयर इज नो टैक्स ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 10% अंडर सेक्शन 80 CC-D1 विच इज द पार्ट ऑफ सेक्शन 80 CCE डिडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जब हम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं 10%, उसमें भी हमको डिडक्शन मिलता है, और गवर्नमेंट जो 14% डिडक्शन कर रही थी कंट्रीब्यूशन, उस पर भी डिडक्शन मिल रहा था। तो यूपीएस वालों को भी मुझे लगता है कि जो 10% वो मिलेगा वो उसी पर डिडक्शन मिल जाएगा, और 18.5% को भी वो डिडक्शन उनको मिल जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये हो गया हमारा इसका टॉपिक कंप्लीट। तो अब बात आती है कि ये स्कीम अच्छी है या बुरी। तो मैं आपको कह दूं, ना तो ये इतनी बुरी है जितनी एनपीएस है, ना ये इतनी अच्छी है जितनी ओपीएस है। गवर्नमेंट किस रूल पे चली है कि 2 कदम आप आगे बढ़ाएं कर्मचारी संगठन, और 2 कदम सरकार आगे बढ़ाए। उन दोनों को मिलाकर एक बीच का रास्ता निकाला गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ना तो आपको उतने लाभ मिलेंगे जितना ओपीएस में मिल रहा है, और ना उतने नुकसान होगा जितना एनपीएस में मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का रास्ता भारत सरकार ने निकाला है कि कर्मचारी वर्ग को भी संतुष्ट किया जा सके, और देश में जो मान लीजिए सरकार के अनुसार जो फंड की कमी है उसकी भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इन दोनों के बीच का रास्ता ये निकाला गया है। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने आपको यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताने की कोशिश की है, ओपीएस और एनपीएस के बारे में बताने की कोशिश नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमें पड़ोसी से क्या मतलब कि पड़ोसी को क्या मिल रहा है, हमें ये देखना है कि हमें क्या मिल रहा है, और अगर हमें लगता है कि हमें कम मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उसके लिए अपनी बात रखनी होती है। मुझे उम्मीद है कि 1 अप्रैल 2025 जब आएगा, जब ये लागू होगी यूपीएस, उससे पहले कर्मचारी संगठन और बात कर रहे हैं भारत सरकार से, तो उसमें कुछ और अमेंडमेंट्स और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, और सुधार मिल सकता है। जैसे लमसम की जो राशि है उसे बढ़ाई जा सकती है, और भी कुछ सुधार उसमें हो सकते हैं। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है। आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा, और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी।
आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको SBI की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। CCS NPS रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। FD, RD, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। MS Excel अगर आप सीखना चाहते हैं तो MS Excel मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना, और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहाँ केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें, तो यहाँ शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो NPS लिख दे, तो NPS लिखेंगे तो देखिए NPS के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेजुएटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेजुएटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेजुएटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो PPF लिखें और सर्च करें तो ये PPF के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ SBI लिखें और सर्च करें, यहाँ SBI से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है FD, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो FD लिखें और FD के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप MS Excel सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ MS Excel के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को मान लो, तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।